सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, ठीक है, बी कहते हैं, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, तो किस माह में मनाई जाती है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है कि इस कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, भाद्रपद कहिए या भादो कहिए। आपको जो हिंदी महीने जितने भी है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्वत, कार्तिक, अगन, माह, पोह, फागण वाले जो हैं, तो सारों के नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कनेक्ट करके आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। एक तो हो गया कि कजली तीज इसका नाम है, एक इसका सातुड़ी तीज और एक इसे बड़ी तीज के नाम से। एक ही तीज के तीन तीन नाम है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कजली तीज, सातुड़ी तीज और बड़ी तीज। अब याद कैसे रखोगे, तो याद रखिएगा, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका आप इसे जैसे इस प्रकार से याद रख लीजिए कि कसाब भी क्या करता है, तीज का जो त्यौहार है वो मनाता है, ठीक है। क से कजली तीज हो गया, ठीक है, सा से सातुड़ी हो गया, ब से बड़ी तीज हो गया, ठीक है। तो आसानी से आपने कनेक्ट कर लिया। तो भाद्रपद या भादो माह में ये मनाई जाती है। कसाब से कनेक्ट कीजिएगा, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जो तीज है उसको मतलब तीनों ही 3 या 4 ऑप्शन देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। गणगौर त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो गणगौर का जो त्यौहार है दोस्तों वो किस महीने में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा दोस्तों कि चैत्र माह में मनाया जाता है। जैसे ही हिंदू माह स्टार्ट होता है और उसके आसपास के समय में गणगौर का त्यौहार भी स्टार्ट हो जाता है। गणगौर शिव और पार्वती से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है। जो बोहरा समाज के लोग होते हैं उनका एक उर्स भरता है, ठीक है। तो उर्स या मेले से संबंधित आप उसे बोल सकते हैं। तो वो भरता है, तो वो कहाँ पर भरता है। 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर क्या है दोस्तों, इसे पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के बहुत ज़्यादा स्वच्छ शहरों में आता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, तो डूंगरपुर में है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो डूंगरपुर से संबंधित अगर और बात करूँ मैं, तो आपको पता होगा कि जो बेणेश्वर धाम है, ठीक है, बेणेश्वर का जो मेला लगता है वो भी इसी डूंगरपुर वाले क्षेत्र में लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बोहरा समाज का उर्स है वो भी गलियाकोट में लगता है, वो कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। जो तिलवाड़ा का पशु मेला है वो राजस्थान के किस जिले में लगता है। नागौर में भी पशु मेला लगता है, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे पूछा गया कि तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बाड़मेर में लगता है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आती है कि बहुत जल्दी आंसर बता दिया जाता है, जिससे वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आप आसानी से क्या कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसको वीडियो को रोक कर और आसानी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। तिलवाड़ा का जो पशु मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, बाड़मेर में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, बाड़मेर में लगता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कल थोड़ा सा हमने अलवर के बारे में डिस्कस किया था कि ये NCR रीजन में आता है। क्या आता है, NCR रीजन में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। जालोर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सुंडा माता का जो मंदिर है वो क्या है, जालोर में है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। मरु उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो मरु उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ पर मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आंसर ज़रूर लिखिएगा, इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। नागौर मेला मुख्यतः है तो किससे संबंधित है। जो नागौर का जो मेला है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नागौर मेला जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नागौर का जो मेला है दोस्तों वो पशु मेला है। किस प्रकार का मेला है, वो पशु मेला है, इसको याद रखिएगा। नागौर का जो मेला है वो कौन सा है, पशु मेला है। मांदलिया पहना जाता है, ठीक है। मांदलिया जो एक आभूषण है, ठीक है, वो कहाँ पर पहना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मांदलिया जो पहना जाता है वो कहाँ पर पहना जाता है, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो पहना जाता है दोस्तों ये गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहने जाने वाला आभूषण है कौन सा, आपका मांदलिया, तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है।
तो भीलों में जो छेड़ा फाड़ना है वो क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा तलाक। ठीक है, भीलों में छेड़ा फाड़ने की जो प्रथा होती है उसे तलाक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भील जनजाति के बारे में अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्रों में इसका बाहुल्य पाया जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्रों में इसका बाहुल्य पाया जाता है। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इनमें भीलों में जो गाँव का मुखिया होता है, ठीक है, गाँव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो मतलब कि पदवी या तदवी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, पदवी और तदवी के नाम से उसको जाना जाता है। इसके साथ ही जो मतलब कि पंचायत का जो मुखिया होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो गमेती के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, गमेती के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति के बारे में कभी कभी क्या होता है कि नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भीलों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उसको ट्रिक से याद रखते हैं कि कैसे याद रखते हैं, तो गवरी गेर ने दियो हार, इस प्रकार से याद रखते हैं, गवरी गेर ने दियो हार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं और आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एडिशनल अगर मैं बात बताऊं तो घुमरा नामक जो एक नृत्य है वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। गवरी और गेर वाला तो आपको पता ही होगा, ये भीलों के द्वारा किया जाता है। बहुत सी बुक जो है उनमें नेजा भी दिया हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी ऑप्शन में दिया हो तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। दी से क्या है कि आपका द्विचकी है, यो से युद्ध या योद्धे आप याद रख सकते हैं, हा से हाथीमना और र से राई जो है वो उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से गवरी गेर ने दियो हार, तो गवरी एक हो गया, गेर एक हो गया, द्विचकी हो गया, योद्धे हो गया, हार हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगले की बात करूँ तो कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो कंदोरा नामक जो आभूषण है वो औरतों के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कंदोरा नामक आभूषण जो है वो औरतों के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कंदोरा से आप कंदोरा से क और क से कमर याद रख सकते हैं जनरली रूप से। ठीक है, और ये तो जनरली जो विलेज साइड में रहते हैं उनको आसानी से पता होगा कि कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि कहाँ पर पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सी जो प्रथा है 4 ऑप्शन में वो मृत्यु से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा कि दस्तूर जो है, ठीक है, दस्तूर जो है वो क्या है कि मृत्यु से संबंधित नहीं है। बाकी बाल व दाढ़ी मुंडवाना जो है वो इस मृत्यु से संबंधित है, उठावना मृत्यु से संबंधित है, रस्म पकड़ी जिसे बोलते हैं कि जो 12वें दिन या 11वें दिन जो की जाती है उसे रस्म पकड़ी के नाम से। दस्तूर जो होता है वो जनरली शादी के अवसरों पर किया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि सगाई के अवसरों पर किया जाता है, तो ये मृत्यु से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दस्तूर आपका करेक्ट आंसर होगा। बिनोटा से क्या तात्पर्य है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिनोटा से जो तात्पर्य है वो क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। तो बिनोटा से जो तात्पर्य दोस्तों क्या है कि दुल्हा और दुल्हन जो होती है उनके विवाह की जो जूतियाँ होती है उसको क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। तो दुल्हा और दुल्हन के विवाह की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अभी डिस्कस किया था कि हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो हाथीमना जो नृत्य है वो किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों, पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा किस में है, तो भील जनजाति में हाथीमना जो नृत्य है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैंने अभी बताया था कि गवरी गेर ने दियो हार में तो हा से क्या होता है, हाथीमना होता है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो किस जनजाति की है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी है, तो वो मीणा जनजाति की। ठीक है, मीणा जनजाति की है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। मीणा जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है वो उदयपुर वाला क्षेत्र माना जाता है, इसको याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर कौन आती है आपकी, तो भील जनजाति सेकंड नंबर पर आती है, और थर्ड नंबर पर कौन सी आती है, तो गरासिया आती है। अब RPSC इन्होंने जो क्वेश्चन सेट किया है देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट किया है। तीनों ही जो ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 पे आती है उस प्रकार की जनजातियाँ हैं। ठीक है, एक तो आपकी फर्स्ट पे मीणा हो गई, ठीक है, उसके बाद कौन सी होगी आपकी भील हो गई, और थर्ड नंबर पे कौन सी होगी, गरासिया है। गरासिया जनजाति सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पहले भी बता चुका हूँ, और इसके नृत्यों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आसानी से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। अगर आपको सर्वाधिक जनजाति के बारे में पता होगा अगर इस अनुसूचित जाति की, तो आप आसानी से आंसर देते हैं। तो वो कौन सी जनजाति दोस्तों, तो उसका आंसर भी क्या है, मीणा जनजाति ही है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है, तो मीणा जनजाति, इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भील क्षेत्र में बावजी के भील क्षेत्र जो है
भील क्षेत्र में जो बाबूजी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तो बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, तो किसको जाना जाता है दोस्तों? तो भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जिनको जाना जाता है वो कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत जी है। कौन है? मोतीलाल तेजावत जी हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इसको याद ज़रूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो बम नृत्य की बात करूँ, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये नृत्य हैं, ठीक है। तो बम नृत्य की बात करूँ या बम रसिया की बात करूँ, बात वही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बम नृत्य जो है दोस्तों वो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र का है, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र का बम नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करूँ तो राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल की थी? मतलब उन्होंने किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी? किसने? राणा कुंभा ने। 51 क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है? तो वीणा। वीणा जो थी, यहाँ पे दोनों ही सिमिलर हो गए, तो इसको कर लीजिएगा। वैसे करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका? वीणा होगा, ठीक है। तो ये वीणा ही है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन में दिख गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो वीणा को याद रखिएगा, ठीक है। तो राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? तो वीणा में उनको दक्षता हासिल थी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो लागूरिया नृत्य होते हैं, ठीक है। तो लागूरिया नृत्य जो किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किनके मंदिर में ये नृत्य किए जाते हैं, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो केला देवी में किए जाते हैं, केला देवी करौली वाले क्षेत्र में किए जाते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नाथद्वारा वाले क्षेत्र में पड़ता है। जीर्ण शीर्ण से मैंने सीकर बताया था, तो ये सीकर वाले क्षेत्र में पड़ता है। आप आंसर देंगे खाटू श्याम जी का जो मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है। रावण हत्या क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको बताना है कि रावण हत्या जो है वो क्या है दोस्तों। तो रावण हत्या जो है दोस्तों वो एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है आपका। कौन सा? रावण हत्या जो है वो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेवाड़ी जो है, तो आपको पता होगा कि भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाएगी? मेवाड़ी बोली बोली जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ढूंढाड़ की, तो ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर वाला क्षेत्र आता था, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। मेवात के अंतर्गत अलवर वाला क्षेत्र आता था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? तो मालवी, ठीक है। और मालवी कौन सी? तो मालवी बांसवाड़ा वाले क्षेत्र की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, एक मीनिंग ये बताऊँ कि कौन सा जो है वो सही नहीं है दोस्तों। तो मालवी जो यहाँ पे बांसवाड़ा दी हुई है ये गलत है। बांसवाड़ा की कौन सी है? वागड़ी है। कौन सी है दोस्तों? वागड़ी है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो बांसवाड़ा क्षेत्र की कौन सी है? तो वागड़ी है, मालवी नहीं है। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की थी? पाथल और पीथल की जो रचना की गई थी वो किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? तो पाथल और पीथल की जो रचना की गई थी वो किसके? कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा पाथल और पीथल की रचना की गई थी। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखिएगा बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र जो हैं वो कौन सी दोस्तों? तो राजमती है। कौन सी है यार? राजमती है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें क्योंकि अजीब तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद रखिएगा बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र जो हैं वो कौन है? राजमती है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन है? क्रांतिकारी रचना है चेतावनीराज चुंगटिया, उसके रचयिता कौन है? उसकी रचना किन्होंने की है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उनकी जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट जी के द्वारा चेतावनीराज चुंगटिया जो रचना है उनकी रचना इनके द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है और चारों का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपको पता होगा सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वंश भास्कर की रचना इनके द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, हंसावली है, ये वंशावली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हंसावली है। ठीक है, और ये आरएस प्रीलिम्स एग्जाम का क्वेश्चन है कि अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उसके पीछे याद कीजिए कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन जनरली बनता है। तो राजस्थान साहित्य की प्रारंभिक रचना कौन सी है? तो वो हंसावली है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, करेक्ट कर लीजिएगा, वंशावली की जगह आप हंसावली कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो हंसावली है। तो किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा असाहित्य के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? असाहित्य के द्वारा राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली है, जो उनके द्वारा रचित है। हवन करता हाथ बलना, राजस्थानी भाषाओं में जनरली इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इन जो ये कथन है या ये बोल सकते हैं मुहावरे की तरह बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो तो इनका उपयोग या कहावतें इसे बोलते हैं, तो इनका प्रयोग जनरली किया जाता है राजस्थान में। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि भला करने पर भी बुराई मिलना। ठीक है, मतलब एक तो आप ये बोल रहे हैं ना कि हवन करता है, एक तो आप हवन कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आपके हाथ जल रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भला करने पर भी आपको क्या होता है? आपको बुराई ही मिलती है, आपको बुरा ही कहा जाता है, किसी का भला भी करते हैं तो भी। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? राजस्थान की जो सबसे, क्यों दोस्तों एक चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है कि प्रथम चीज़ें, प्राचीन चीज़ें, मतलब सबसे प्राचीन चीज़ें, सबसे नई चीज़ें, सबसे ऊंची, सबसे नीची चीज़ें, इस प्रकार से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? क्वेश्चन पूछ लिया गया। राजस्थान साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना कौन सी है? हंसावली, उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन पूछने ऐसे ही कोई क्वेश्चन उठा के नहीं दिया जाता, बहुत कुछ सोच समझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वही सोच समझ के बनाया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो याद रखिएगा, मोहनों नैंसी की जो ख्यात है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात में आती है। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जो सुप्रसिद्ध जो बनी ठनी है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, तो इसको याद रखिएगा कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी के अंतर्गत राधा रूप का चित्रांकन किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बनी ठनी के अंतर्गत किसका चित्रांकन किया जाता है, और कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी जनरली बताया जाता है, जिसको भी याद रखिएगा। लेकिन राधा रूप का चित्रांकन ऑप्शन में था, तो इससे आप आसानी से आंसर कर सकते थे। निम्न में से सही युग्म है वो कौन सा है? लेखक और ग्रंथ आपको दिए हैं, ये जो है वो लेखक हैं, ये जो है वो ग्रंथ है। ठीक है, करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो याद रखिएगा, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या की गई थी? रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, इसको आपको याद रखना है। सूरदास के द्वारा सूरसागर है। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा कौन सी है? तो रामचरितमानस। वेद व्यास के द्वारा क्या है? महाभारत है। चारों के ही चारों आपको याद होने चाहिए। सूरदास के द्वारा सूरसागर, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, वेद व्यास के द्वारा महाभारत, और तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस जो है उसका क्या किया गया था कि वो ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। शिल्प शास्त्री, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मंडन की जगह यहाँ मंडन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी माना गया है वो कौन माना गया है? मंडन। इस प्रकार का क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में इस बार पूछा गया था, तो यहीं से कुछ क्वेश्चन दूसरा बन रहा है। क्या क्वेश्चन बना है? शिल्प शास्त्री जो मंडन है उसके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, ये तीनों के तीनों ग्रंथ इसके द्वारा रचित हैं, लेकिन कला मंडन जो है वो इसके द्वारा रचित नहीं है। आपको आंसर किसका करना है? शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये इसके द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो किशनगढ़ शैली जो है उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, नागरीदास जो था वो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इसको भी आपको याद रखना है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। मथुरेण किस जिले की प्रसिद्ध कला है? मथुरेण जो है वो किस, मथुरेण भी बोलते हैं, मथुरेण भी बोलते हैं, जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया उस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। मथुरेण कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मथुरेण जो है वो बीकानेर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। उदयपुर दिया है तो आपको पता है कि झीलों की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। उदय सिंह जी ने इसको बसाया था, ये भी आपको पता होगा। जोधपुर के अंतर्गत चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाया था। उसके वहीं पर क्या किया था, किसका निर्माण किया गया था? तो जोधपुर का जो दुर्ग है उसका निर्माण किया गया था।
थेवा कला का केंद्र है, तो थेवा कला का केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो थेवा कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। करेक्ट आंसर कौन सा है? प्रतापगढ़ है। पुष्कर के बारे में डिस्कस करूँ तो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो यहीं पुष्कर में है। राजस्थान में जो प्रथम गृह न्यायालय की स्थापना की गई थी, कल डिस्कस किया था, बस्सी में है। नागौर का पशु मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा। और थेवा कला जो है उसका केंद्र क्या है? प्रतापगढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका प्रतापगढ़ होगा, याद जरूर रखिएगा। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? राजस्थान का कौन सा घराना था जहां पे मीनाकारी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुई, उन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर घराना जो था उसमें मीनाकारी जो थी वो बहुत अच्छे लेवल से प्रोत्साहित हुई, बहुत अच्छे लेवल से फैली भी थी। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? ठीक है, तो किस पे की जाती है दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? तो याद रखिएगा चीनी मिट्टी के बर्तन, जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उन पर ये ब्लू पोट्री की जो कला है और मीनाकारी या जो आपकी चित्रकारी है वो की जाती है, इसको आपको याद जरूर रखना है। कांवड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो कांवड़ की जो कला है वो किस वस्तु से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा किससे संबंधित है। तो आप कांवड़ से आप याद रख सकते हैं किवाड़, किवाड़ से मतलब जो आपके किवाड़ होते हैं ना, उससे किवाड़ किसके बनते हैं? लकड़ी के। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कांवड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मतलब कला किस वस्तु से संबंधित है? लकड़ी से संबंधित है। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? बस्सी के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसा मैं बता रहा हूँ कि प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कल। तो कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? याद रखिएगा किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़। बस्सी वाला जो क्षेत्र है वो इसी जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ की एक कला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? ठीक है, तो 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी, तो कौन सी थी? तो याद रखिएगा बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? आपको याद रखना है क और क, ठीक है। क से किशनगढ़, करौली और कोटा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1817 में किन राज्यों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? किशनगढ़ हो गया, करौली हो गया और कोटा के साथ संधियां की गई थी, इसको याद रखिएगा। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट जो माना जाता है वो कौन? बर्टन माना जाता है, इसको भी याद जरूर रखिएगा। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? तो सबसे पहले तो यह याद रखना कि एजीजी कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे उस समय, ठीक है। उसके बाद सेना के जो सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या है? चेलावासा, जिसे गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो चेलावासा याद रखिएगा, गोरा काला का युद्ध याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से जनरली बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? ठीक है, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो स्थान माना जाता है जहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद जो है वहाँ से 1857 की क्रांति का बिगुल जो था वो बजा था, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, तो कौन से थे? बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, तो कौन से थे दोस्तों? तो याद रखिएगा कोटा और आउवा। कोटा और आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह, और उसके बारे में जब डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, अभी डिटेल से उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं दे देता हूँ डिटेल से। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका कि 1857 के दौरान लिखित जो पुस्तक है माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है दोस्तों? विष्णु भट्ट गोडसे जो हैं वो माझा प्रवास पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, इसको याद जरूर रखिएगा। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? ठीक है, डूंगर जी 1857 की क्रांति में जब इन्होंने भाग लिया तो ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा कौन सा जिला था दोस्तों? तो डूंगर जी और जवाहर जी जो थे वो सीकर जिले से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? सीकर जिले से बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जनरली रिपीट भी होते रहते हैं। संत सभा की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो संत सभा की जो संत सभा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा
गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। 1883 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो सिरोही वाले क्षेत्र में की गई थी, इसको याद रखिएगा। तो संप सभा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको पता जरूर चल गया होगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऐतिहासिक स्थल जो मानगढ़ है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सी बार बन चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है ये मानगढ़ धाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में स्थित है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से जनरली बनता है और बन भी चुका है। और ये जो है ये आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त नरसंहार हुआ था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो घटना हुई थी उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये बोल सकते हैं उसकी संज्ञा दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे या दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी इसको संबोधित किया था, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, तो मोतीलाल तेजावत का संबंध किसके साथ था दोस्तों? तो याद रखिएगा इनका जो संबंध था वो किसके साथ था? एक ही आंदोलन बोल सकते हैं या भूमट भील आंदोलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। भीलों के उद्वारक के रूप में भी इनको जनरली जाना जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। एक ही आंदोलन भी कहते हैं, एक ही किसान आंदोलन भी कहते हैं, और भूमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद जरूर रखना है। निम्न सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको बताना है कि किन किन ने मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया था। आपको पता होना चाहिए कि साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ये तीनों तो 100% इसमें थे ही थे। अगर आपने नहीं देखा तो बिजोलिया के ऊपर मैंने पूरा डिटेल से वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें नारायण जी पटेल भी थे, इसको भी याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? कौन सा जो है वो गलत सुमेलित है? एक तरफ आपको कृषक दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब और एक तरफ आपको आंदोलन के नेता दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मतलब कहाँ के कृषक थे, ये आपको दिया हुआ बेगू, बूंदी, बिजोलिया और बीकानेर, ठीक है। एक तरफ आपको आंदोलन के नेता दिए हुए हैं। बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है या उससे संबंधित जो लोग थे वो कौन थे? रामनारायण चौधरी थे, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बूंदी से संबंधित कौन थे? तो नैनूराम शर्मा, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बिजोलिया से संबंधित विजय सिंह पथिक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बीकानेर से नरोत्तम लाल जोशी जो थे वो संबंधित नहीं थे। तो आपका गलत आंसर कौन सा होगा? मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कौन सा गलत सुमेलित है, तो 4th ऑप्शन आपका गलत सुमेलित है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1944 1944 में भोगीलाल पंड्या पहले व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा हरिदेव जोशी का नाम आपने सुना होगा, और शिव शंकर कोटड़िया, ठीक है। तो भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल जी कोटड़िया जो हैं, ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर, और भी व्यक्ति थे लेकिन संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया जा सकता है। भोगीलाल पंड्या की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भोगीलाल पंड्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वागड़ का गांधी कहा जाता है। किसको? भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत सी बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान के गांधी की बात करूं तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो 3 हैं, तीनों ही जब एग्जाम में दिए जाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कौन सा कनेक्शन है। तो इसलिए याद रखिएगा, मैंने बताया कि भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहा जाता है। और मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इस पॉइंट को याद जरूर रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 1936 में वैद्य मधाराम के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, ठीक है। तो किस स्थान पर की गई थी, मतलब राजस्थान से बाहर स्थापना हुई थी, इसका याद रखिएगा। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वैद्य मधाराम जी के द्वारा की गई, कहाँ पर की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलकाता कहिए या उस समय इसे कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? वैद्य मधाराम जी के द्वारा। किस प्रजामंडल की? बीकानेर प्रजामंडल की। और ये भी याद रखना है आपको कि 1936 में की गई थी।
आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी, 19 देशी रियासतें थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा करेक्ट आंसर होगा 19 देशी रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, ठीक है, लावा, निमराना और कुशलगढ़। लावा, निमराना और कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे दोस्तों। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा जो था वो था, तो इसको याद रखिएगा। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है। 51 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, फिर से आंसर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू।